मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव अपने चरम पर है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे सैन्य टकराव को अब कई दिन हो चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत तो हुई है। वहीं ईरान के जवाबी हमलों में भी इजराइल में कई लोगों की जानें गई हैं। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस युद्ध में कमजोर पड़ रहा है या उसके पास अभी भी लड़ाई जारी रखने की ताकत है। ईरान ये दावा कर चुका है कि अगले 6 महीने तक पूरी ताकत के साथ ईरान मुकाबला करने के लिए तैयार है। 6 महीने का वक्त कम नहीं होता। अब इस मुद्दे पर ईरान के प्रमुख थिंक टैंक के डायरेक्टर हामिद रेजा गोलामजेदेह ने विस्तार से अपनी बात रखी है। वो डिप्लोमैटिक हाउस नाम के थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ईरान इस युद्ध के लिए पहले से पूरी तैयारी कर चुका है। उनके मुताबिक ईरान कम से कम 6 महीने तक इस युद्ध को जारी रखने की क्षमता रखता है, जबकि अमेरिका और इजराइल इतनी लंबी लड़ाई शायद ना झेल पाए। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ यह संघर्ष अचानक नहीं हुआ। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में यह तनाव खुली सैन्य कार्रवाई में बदल गया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्से निशाना बने हैं। हामिद रेजा के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के हमले हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले साल जून में भी इस तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई थी जो करीब 12 दिनों तक चली थी और उस समय भी कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उनके मुताबिक इस बार भी वही पुराने ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं जिनका डेटा इजराइल के पास पहले से मौजूद है। वो बताते हैं कि हाल ही के दिनों में ईरान के अलग अलग हिस्सों में हमले हुए हैं, जिनमें पुलिस बेस, सैन्य ठिकाने, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकाने शामिल हैं। कुछ जगहों पर धार्मिक स्थलों और आम नागरिकों वाले इलाकों पर भी हमले हुए हैं। उनके अनुसार एक स्कूल पर भी हमला हुआ जिसमें करीब 140 बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई। हालांकि उनका दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ईरान में उतना ज्यादा डर और अफरा तफरी का माहौल नहीं है। उनका मानना है कि लोग पहले से तैयार हैं और सरकार ने भी कई अहम ठिकानों को पहले ही खाली करवा दिया था। कई सरकारी और सैन्य कार्यालयों को अंडरग्राउंड या दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस संघर्ष के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है जो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमलों के दौरान सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। हालांकि गोलामजादेह का कहना है कि असली नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का हुआ है। उनके अनुसार खामेनेई ईरान के बेहद लोकप्रिय नेता थे और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई लोगों को और ज्यादा एकजुट कर रही है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सुप्रीम लीडर के बारे में खबर फैली, उनके तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। उनका कहना है कि लोग रात भर सड़कों पर रहे और नारेबाजी करते रहे। यह सब उस समय हो रहा था जब देश में रमजान का महीना चल रहा था। गोलामजादेह के अनुसार इस पूरे संकट के बावजूद ईरान का राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम मजबूत बना हुआ है। उन्होंने बताया कि ईरान की व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि अगर किसी बड़े नेता की अचानक मौत हो जाती है तब भी सरकार का कामकाज नहीं रुकता और यही कारण है कि बहुत जल्द ही ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान भी कर दिया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर करार दे दिया है। ईरान के संविधान के अनुसार अगर सुप्रीम लीडर की जगह खाली हो जाती है तो एक विशेष परिषद अस्थायी रूप से देश के फैसले लेती है और इस परिषद में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और गार्डियन काउंसिल के प्रमुख शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम लीडर की नाम की घोषणा हो गई और इसकी जिम्मेदारी एक्सपर्ट्स की असेंबली को दी जाती है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुज्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे, उनके समर्थन में नारेबाजी की गई और हाल ही में मुज्तबा खामेनेई ने अपना पहला संबोधन भी दिया है जिसमें अमेरिका को सीधे तौर पर वो चेतावनी दे रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कहा है आगे आपको बताएंगे। युद्ध के सैन्य पहलुओं पर अगर बात करें तो बात करते हुए गोलामजादेह ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। उनका कहना है कि यह आंशिक रूप से सही हो सकता है लेकिन पूरी तस्वीर अलग है। उनके मुताबिक जहां अमेरिका और इजराइल के सैन्य बेस मौजूद हैं, वहां ईरान भी लगातार हमले कर रहा है।
उन्होंने बताया कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर गिर रहे हैं। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं। इनमें कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन जैसे देशों में मौजूद बेस शामिल हैं। और यही बात मुश्तबा खamenei ने भी अपने पहले और आक्रामक भाषण में कही थी कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उखाड़ फेंकेंगे और इसी तरह हमले वहां पर जारी रहेंगे। उनका दावा है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम पर भी हमला किया है। इससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है और ईरानी मिसाइलों को इजरायल तक पहुंचने में आसानी हो रही है। गुलामजादेह का कहना है कि अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी नौसेना का कुछ हिस्सा पीछे हटाने लगा है। उनके अनुसार इस बात का संकेत है कि ईरान के हमले असर डाल रहे हैं। हालांकि इस दावे का स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है। ईरान की सैन्य क्षमता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके अनुसार अभी केवल पुराने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास इतने हथियार हैं कि वो 6 महीने तक लगातार युद्ध जारी रख सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका और इजरायल इतनी लंबी लड़ाई नहीं झेल पाएंगे और उनका डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की रणनीति पहले दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की है। जब यह सिस्टम कमजोर हो जाएगा तब ज्यादा ताकतवर हमले किए जाएंगे, यानी कि यह जंग अभी थमने का नाम नहीं लेगी। इस पूरे संघर्ष के बीच एक और संभावना की चर्चा हो रही है, वो है जमीनी युद्ध। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान में जमीनी सेना उतार सकता है। इस सवाल पर गुलामजादेह ने यह कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। उनका कहना है कि ईरान ने लंबे समय से ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी है और जमीनी युद्ध की स्थिति में भारी तबाही देखने को मिल सकती है। इस पूरे संकट का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। युद्ध के बीच ईरान में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं जिससे आम नागरिकों की मौत हुई है। इस संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास में निवेश किया है। यह पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुलामजादेह ने हालांकि ये बताया है कि इस क्षेत्र के आसपास हमले हुए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पोर्ट को कितना नुकसान पहुंचा है। भारत और ईरान के रिश्ते लंबे समय से मजबूत ही हैं। इस बारे में पूछे जाने पर गुलामजादेह ने यह कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफी पुराने हैं। उनका मानना है कि भारत को इस संकट में संतुलित रुख अपनाना चाहिए और भारत ऐसा कर भी रहा है। विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान से भी फोन पर बातचीत की है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सप्लाई चेन सुचारू रहने पर खास बातचीत हुई है। यह भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि मानवीय नजरिए से देखा जाना चाहिए। फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद नाजुक है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही ये टकराव की स्थिति अगर और बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना जरूरी होगा कि क्या यह संघर्ष सीमित सैन्य कार्रवाई तक ही रहता है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाता है।